दोस्तों नमस्कार। चुनाव प्रक्रिया को लोकतंत्र की प्राणवायु माना जाता है और भारत जैसे देश में तो चुनाव का दर्जा किसी महोत्सव और उत्सव से कम नहीं है। उस नजरिए से देखें तो 2024 का यह नया साल न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के लिए चुनावी महोत्सव का साल होगा। जी हाँ, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के अलावा विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका समेत 40 से ज्यादा देशों में इस साल नई सरकार के लिए चुनाव होंगे। इन देशों में दुनिया की लगभग 41% आबादी रहती है, तो दुनिया की जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 42% है। अनुमान लगाया जा सकता है कि इन देशों के चुनावी परिणाम का भावी विश्व परिदृश्य पर कितना बड़ा प्रभाव होगा। इन देशों में दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल है। अप्रैल मई में संभावित आम चुनाव में भारत के लगभग 1 अरब मतदाता नई सरकार के लिए मतदान करेंगे और अभी तक जो संकेत हैं उनके मुताबिक केंद्रीय सत्ता के लिए मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा घोषित तौर पर 38 दलों के एनडीए का नेतृत्व कर रही है, जबकि 28 दलों के इंडिया में अभी तक नेतृत्व को लेकर सहमत का खेल चल रहा है। नवंबर 2023 में भाजपा को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मिली शानदार जीत से यह भी साफ है कि दिल्ली की दौड़ में एनडीए आगे है और अंतर्विरोधों से ग्रस्त इंडिया परस्पर सौहार्द बहाली और कारगर सीट बंटवारे में विलंब से चुनावी मुकाबले में और पिछड़ ही रहा है। विधानसभा चुनावों के दौरान गंवा दिए गए 3 महीनों में इंडिया के घटक दलों में सिर्फ तल्खियां ही बढ़ी और समन्वय समिति समेत बन चुकी तमाम समितियों की बैठक तक नहीं हो पाई। अब जबकि अगले लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने बचे हैं, संयोजक से लेकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम और सीट बंटवारे जैसे जटिल मुद्दों पर सहमति के बाद समन्वित चुनावी रणनीति की अपेक्षा इंडिया के अभी तक के आचरण के मद्देनजर बहुत ज्यादा आशावादी लगती है। कांग्रेस ने जो राष्ट्रीय तालमेल समिति बनाई वह अभी तक अपनी प्रदेश इकाइयों से ही चर्चा कर रही है, जबकि अन्य घटक दल मीडिया के जरिए अपनी अपनी सीटों की दावेदारी को हवा दे रहे हैं। बेशक अतीत में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम भी आए हैं और वर्तमान परिदृश्य में तो केंद्रीय सत्ता की जंग में भाजपा नीत एनडीए आगे नजर आ रहा है। इसलिए भी कि एक ओर इंडिया अपने कुनबे को संभाल तक नहीं पा रहा, वहीं दूसरी ओर एनडीए अभी भी विस्तार की कवायद में जुटा है और ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल से दोस्ती की कवायद हो रही है। वैसे 2024 की चुनावी श्रृंखला की शुरुआत पड़ोसी बांग्लादेश से होगी, जहां 7 जनवरी को राष्ट्रीय संसद का चुनाव होना है। सबसे लंबे समय तक महिला प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुकी शेख हसीना चौथे कार्यकाल की दावेदारी कर रही हैं। जिस तरह ज्यादातर प्रमुख राजनीतिक दल निष्पक्ष चुनाव के लिए केयर टेकर सरकार की मांग करते हुए बहिष्कार कर रहे हैं, उससे शेख हसीना के लिए बड़ी चुनौती नजर नहीं आती। उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अगुवा खालिदा जिया जेल घर में नजरबंद है। 1971 के मुक्ति संग्राम में मदद के जरिए पूर्वी पाकिस्तान के अलग बांग्लादेश बनने में भारत की निर्णायक भूमिका थी। उस मुक्ति संग्राम के अगुवा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और बाद में उनकी बेटी शेख हसीना की छवि भारत से मित्रता रखने वाली रही है। इस चुनाव में वो भारत से बेहतर रिश्तों को अपनी उपलब्धि का मुद्दा भी बना रही है। वहां घरेलू राजनीति में कट्टरपंथी ताकतें इसे हसीना और उनकी आवामी लीग पार्टी के विरुद्ध मुद्दा बनाती रही है। भारत द्वारा बड़े भाई की भूमिका का निर्वाह किए जाने के बावजूद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत अच्छी नहीं है। उनकी आबादी तेजी से घटी है और लगातार पलायन जारी है। 1951 में हिंदू आबादी लगभग 22% थी, जो घटकर 8% रह गई है। जिस पाकिस्तान के सांस्कृतिक भाषाई भेदभाव और सैनिक दमन से त्रस्त होकर पूर्वी पाकिस्तान अलग बांग्लादेश बनने को मजबूर हुआ, वहां भी इसी साल 8 फरवरी को नेशनल असेंबली का चुनाव होना है। लोकप्रिय क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से बेदखल किए जाने के बाद से पाकिस्तान लगातार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। अब जबकि वहां नेशनल असेंबली
के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, राष्ट्रीय गोपनीयता भंग करने और बतौर प्रधानमंत्री मिले उपहार बेच देने जैसे आरोपों में इमरान जेल में बंद है और उनके नामांकन पत्र दोनों चुनाव क्षेत्रों से खारिज किए जा चुके हैं। इमरान के बाद सत्ता शहबाज शरीफ ने संभाली थी, पर अब जबकि केयर टेकर सरकार की देखरेख में चुनाव हो रहे हैं, 4 साल निर्वासित जीवन गुजारने वाले उनके भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक और पारी खेलने की तैयारी में स्वदेश लौट आए हैं। इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) और बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। अल्लाह और अमेरिका का तो पता नहीं, पर पाकिस्तान आर्मी शरीफ के प्रति ज्यादा ही शरीफ नजर आ रही है। आर्थिक मंदी और कर्ज जाल में फंसने की चर्चाएं तो कई देशों के बारे में सुनने में आती हैं, पर श्रीलंका के आर्थिक संकट का नजारा 2 साल पहले पूरी दुनिया देख चुकी है। तब सरकार से खफा जनता न सिर्फ सड़कों पर उतरी, बल्कि राष्ट्रपति भवन में भी घुस गई थी। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था। अब जबकि वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे विलंब से ही सही इस साल चुनाव करवा रहे हैं, वह दूसरे कार्यकाल के दावेदार भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने में सफलता के अलावा बजट में भारी सुधारों के जरिए आर्थिक विकास सुनिश्चित कर पाना उनके पक्ष में जा सकता है। 2024 में चुनाव दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, तभी पूरी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन समेत रूस, अमेरिका, यूक्रेन, मेक्सिको, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका 40 से अधिक देशों में होने हैं। चुनावी समीकरण बदलते रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की दूसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी मजबूत, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कमजोर, रूस में 23 साल से सत्तासीन व्लादिमीर पुतिन चुनौती विहीन नजर आते हैं। मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर क्लाउडिया शीनबाग मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं, जिन्हें निवर्तमान राष्ट्रपति अंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की पार्टी मोरेना ने उम्मीदवार बनाया है। हाँ, चुनाव ताइवान में भी इसी साल जनवरी में होंगे, जिनमें चीन से तनातनी के चलते पूरी दुनिया की दिलचस्पी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर उससे भी जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।